कहानी हुसैन अली द्वारा लिखी गई है। बात बहुत पुरानी है। मैं उदयपुर के एक राजकीय विद्यालय में अध्यापक था। इतिहास मेरा रुचिकर विषय था और मैं बच्चों को यही पढ़ाता था। प्राचीन वस्तुओं सभ्यताओं से मुझे विशेष लगाव था। इसीलिए जब भी मैं प्राचीन सभ्यताओं जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मिस्र आदि संस्कृतियों के बारे में पढ़ता था तो बस उनमें ही खो जाता था। वैसे भी मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं प्रायः फुर्सत के क्षणों में ऐसी ही किताबों को पढ़ता था जिनमें प्राचीन घटनाओं, सभ्यताओं, तंत्रों, जादू टूनों, प्रेतों आदि का वर्णन होता था। मैं इस तरह की किताबें तो पढ़ता था, लेकिन फिर भी मुझे कभी भूत प्रेतों आदि पर विश्वास नहीं था। मेरे लिए यह केवल मात्र मन का वहम, रूढ़िवादिता और अंधविश्वास था। मुझे अच्छी तरह याद है, वह अप्रैल का महीना था। बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थी और गर्मियों का अवकाश पड़ने वाला था। मैं इसी उधेड़-बुन में था कि इन गर्मियों की छुट्टियों में मैं क्या करूंगा। 1.5 महीने का लंबा समय कैसे बीतेगा। अभी विद्यालय का अवकाश पड़ने में 2 दिन शेष थे कि मेरा एक बचपन का मित्र बिना कोई खबर दिए घर आ पहुंचा। 2 वर्षों बाद अचानक श्यामू को देखकर मुझे आश्चर्य भी हुआ और बहुत प्रसन्नता भी। श्यामू मेरा सबसे अच्छा मित्र था। वह इलाहाबाद के एक राजकीय विद्यालय में अध्यापक था। वह बच्चों को विज्ञान पढ़ाता था। हम दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की थी और हमारी नौकरी भी लगभग साथ ही लगी थी। शाम का समय था। मैं और श्यामू घर पर ही बरामदे में आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। श्यामू ने पूछा, यार वीरेंद्र, इन गर्मियों की छुट्टियों क्या करने वाला है? मैंने कहा, करना क्या है, पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी घर में ही पड़े पड़े पूरी छुट्टियां बिता देंगे। कुछ देर तक श्यामू न जाने क्या सोचता रहा, फिर अचानक बोला, अरे यार, एक काम करते हैं, इस बार हम दोनों छुट्टियों में आसाम घूमने चलते हैं। मैंने भी आसाम देखा हुआ नहीं है और तूने भी। आसाम ठंडा प्रांत है, वहां यह गर्मी के दिन आराम से गुजरेंगे। आसाम के कोकलाबारी में मेरे अंकल भी रहते हैं। वे रेलवे में हैं और स्टेशन से कुछ दूरी पर ही उनको बहुत बड़ा क्वार्टर मिला हुआ है। ताऊ जी के 2 लड़के भी हैं। हमें उनकी कंपनी भी मिल जाएगी। रहने और खाने पीने की चिंता तो बिल्कुल मत करना। उसके बार बार कहने और जिद करने से मैंने हामी भर ही दी। श्यामू ने मेरे माता पिता को भी राजी कर लिया। 2 दिन बाद ही मैं और श्यामू घर वालों से आज्ञा लेकर कोकलावारी की ओर निकल पड़े। ये श्यामू के अंकल, आंटी और उनके बच्चे बहुत ही अच्छे थे। उन लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी और प्यार भी। आसाम सच में बहुत ही सुंदर है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे चाय के बागान, चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली। वहां तो गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ। अंकल के लड़के राहुल और अजय ने हमें पूरा आसाम घुमाया। आसाम की अच्छी और प्रसिद्ध जगह तो हमने 5-6 दिन में ही पूरी देख ली। अब क्या करते? मैंने श्यामू से कहा, यार, अब कुछ ऐसा करते हैं जिसमें कुछ रोमांच हो, कुछ की खतरा हो और मजा आ जाए। हम चारों ने निर्णय लिया, कल सुबह हम पहाड़ी के उस पार वाले जंगल में जाएंगे। सुबह ही हम सब जंगल की ओर निकल पड़े। अंकल ने सख्त हिदायत दी कि शाम होने से पहले लौट आना। वह बीहड़ जंगल है और वहां जंगली जानवर भी हो सकते हैं। मैं बयान नहीं कर सकता कि वह कितना खूबसूरत जंगल था। कल कल बहती कांच सी सफेद पानी की धारा और उसमें सफेद, भूरे, काले गोल गोल चिकने पत्थर जो पानी के बीच बीच में ऐसे लग रहे थे मानो नगीने चढ़े हों। बिल्कुल शांत वातावरण और उसमें मीठी मीठी पक्षियों की चहचहाहट, फूलों की सुगंध से भरे हुए हवा के झोंके। यकीन मानिए, वह जंगल का शांत वातावरण किसी को भी मोहित करने के लिए पर्याप्त था। दिन भर हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। तरह तरह के पक्षी देखे। जंगल में हमने पीलू भी तोड़कर खाए। ठंडे ठंडे पानी में स्नान भी किया। शाम होने को थी। सूरज भी अब धीरे धीरे अपना उजियारा समेट रहा था। हम अब वापस घर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में अचानक ही मेरी नजर दूर एक खंडहर पर पड़ी। दिखने में वह बहुत ही पुराना कोई मकान लग रहा था। बिल्कुल वीराना, एकदम शांत। शायद मेरे अलावा किसी ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित था कि जाते समय भी हम इसी रास्ते से गए थे। फिर उस समय वह खंडहर नजर क्यों नहीं आया? खैर, शाम का अंधकार बढ़ने लगा था। हम सभी को घर आने की जल्दी भी थी, इसलिए मैंने किसी से उसका जिक्र नहीं किया। ठीक समय पर हम लोग घर पहुंच गए। अंकल,
आंटी को हमने बताया कि हमने जंगल में क्या क्या देखा था। मैंने अंकल को उस खंडहर के बारे में भी बताया। अंकल ने आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए कहा, बेटा, मुझे यहाँ रहते हुए 18 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मैंने कभी भी जंगल में किसी खंडहर के बारे में नहीं सुना। मुझे उनके चेहरे के भाव से ऐसा लगा जैसे वे कुछ छिपा रहे थे। इतने में श्यामू, राहुल और अजय बोले कि हमने तो ऐसा कोई खंडहर नहीं देखा। खैर, हम देर तक बातें करते रहे। फिर शाम का खाना खाकर हम लोग सोने के लिए चले गए। थके होने के कारण हमें जल्दी ही गहरी नींद आ गई। रात को मैंने सपने में देखा कि मैं उसी घने जंगल में अकेला जा रहा हूँ। मेरे कदम किसी गुमनाम मंजिल की ओर इस तरह खींचे चले जा रहे थे मानो किसी डोर से बंधे हों। मैं बढ़ता हुआ चला जा रहा था कि सामने मुझे वही पुराना खंडहर नजर आया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं यहाँ क्यों चला आया हूँ, लेकिन वह पुराना खंडहर मुझे अपनी ओर ऐसे खींच रहा था जैसे चुंबक लोहे को खींचती है। मैं अपलक उस खंडहर को निहार रहा था कि मेरे कानों में पायल की झमझम आवाज गूंजी। उस वीराने जंगल में पायल की तीखी और मीठी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। मैं बोला भी, कोई है? यहाँ कौन है? इतने में श्यामू ने मुझे झकझोरकर नींद से जगा दिया और बोला, क्या हुआ तुझे? क्या नींद में बड़बड़ा रहा है? कौन है? कौन है? सपना देख रहा है क्या? अपने आसपास राहुल, अजय और श्यामू को बैठा देखकर मुझे अपने आप पर हंसी आ गई। उस दिन तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन रात को मुझे फिर वही सपना दिखाई दिया और आधी रात को नींद खुल गई। फिर मुझे सुबह तक नींद नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा था कि खंडहर मुझे बार बार अपने पास बुला रहा है। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि मैं उस खंडहर को देख कर आऊंगा। दोपहर का खाना खाकर मैं अकेला ही उस खंडहर की ओर चल पड़ा। घर से मैं यही कहकर निकला था कि खाना खाया है, थोड़ा टहल कर आता हूँ। उस समय करीब 3 बजे होंगे। मैं जंगल में बढ़ा जा रहा था। करीब 2-2.5 घंटे के बाद मैं उस स्थान पर जा पहुंचा जहां मैंने खंडहर देखा था। चहुंओर वीराना, निस्तब्धता और धुंध छाई थी। मैंने चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन मुझे कहीं कुछ नजर नहीं आया। मुझे बहुत हताशा हुई, साथ ही आश्चर्य भी। मैं वहीं एक पेड़ के नीचे थके होने के कारण बैठ गया। मुझे बैठे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि किसी की पायल की आवाज मेरे कानों को छूती हुई निकल गई। मैंने पलट कर देखा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सामने वही पुराना खंडहर अपनी भयानकता और वीराने की दास्तां सुनाता नजर आ रहा था। मैंने अभी तो देखा था, कुछ नहीं था। फिर शायद धुंध की वजह से मैं ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन दिल और दिमाग में एक हलचल मची थी कि अभी अभी जो पायल की आवाज मैंने सुनी वो कहां से आई थी। मेरा दिल घबरा रहा था। दिमाग में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे कि तभी पायल की आवाज ने फिर मेरा ध्यान भंग किया। मुझे लगा कि पायल की आवाज उसी पुराने खंडहर से आ रही है। मैं साहस बटोर कर खंडहर की ओर बढ़ गया। अब सिर्फ मेरे चलने से पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाजें आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ खंडहर के अहाते में आ पहुंचा। ऐसा लगता था सदियों से किसी इंसान तो क्या, किसी जानवर ने भी उस खंडहर में कदम नहीं रखे थे। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन जिज्ञासावश में आगे बढ़ा जा रहा था। पायल की आवाज रह रहकर अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। सामने कुछ दूर चलकर एक टूटा फूटा दरवाजा नजर आया। दरवाजा आधा खुला था। मैंने झांक कर देखना चाहा तो अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। चारों तरफ निस्तब्धता छाई हुई थी और सन्नाटा साए साए कर रहा था। इस वीराने में कौन हो सकता है? कोई नहीं। मैंने फिर भी दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है? कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा पायल की आवाज भी मेरे मन का वहम ही होगा। इस वीराने में कोई कैसे हो सकता है? मैंने सोचा अब चलना चाहिए। शाम होने को है। घर से निकले हुए भी करीब 4-4.5 घंटे हो चुके हैं। मैं घर की ओर बढ़ा चला जा रहा था, लेकिन ना जाने क्यों मेरा चित्त बार बार पलटकर उस खंडहर को देखने को विवश कर रहा था। मैं अभी कुछ दूर ही चला था कि एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। मेरा सर एक बड़े पत्थर से टकराया और सर से खून बहने लगा। मैंने रुमाल निकालकर सर पर जहां चोट लगी थी बांध लिया और एक पेड़ के सहारे बैठ गया। काफी खून बहकर मेरे चेहरे पर आ गया था और हाथ भी भर चुके थे। मैं पहले से ही बहुत थका हुआ था और अब तो
प्यास भी बहुत लग रही थी। सुगंधित हवा के झोंकों में कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। पास ही स्टूल पर एक लैंप चल रहा था जिसकी मंद मंद रोशनी में नजर आ रहा था कि वह एक पुराना कमरा था। कोने में एक टेबल थी जिस पर एक खूबसूरत गुलदस्ता रखा था और उसमें सुंदर जंगली फूल सजे थे। 3 पुरानी सी घुन लगी हुई लकड़ी की कुर्सियां भी थी जिनकी जाली अब उधड़ चुकी थी। पीछे की ओर एक लकड़ी की पुरानी अलमारी थी जिस पर ताला लगा था। छत पर मकड़ी के जाले थे। लगता था वर्षों से कमरे में सफाई नहीं की गई थी। मैं भी उस कमरे में इधर उधर देख ही रहा था कि एक अत्यंत सुंदर युवती अपने हाथों में दूध से भरा गिलास लेकर आई और मेरी तरफ बढ़ाती हुई बोली, लो दूध पी लो। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा तो बस देखता ही रह गया। उसकी जैसी सुंदरी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। अद्भुत सुंदरी थी वह, इतनी सुंदर कि मैं उसके रूप का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। प्रकृति का संपूर्ण सौंदर्य भी उस रूप सी के आगे फीका जान पड़ता था। लंबा कद, झरहरा बदन, कच्चे दूध जैसा रंग, गोल चेहरा, झील जैसी गहरी नीली आंखें, रसीले होंठ और सुराही जैसा गला था उसका। उसके काले घने बालों में महुए के फूल लगे थे जिनसे भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। गजब का आकर्षण था उस युवती में। एक बार फिर उसकी सम्मोहित कर देने वाली आवाज सुनकर मेरा ध्यान भंग हुआ। वह बोली, आपके सर पर चोट लगी है और बहुत खून बह चुका है। कमजोरी की वजह से आप बेहोश होकर जंगल में पड़े थे। मुझे दिखाई दिए तो मैं यहाँ ले आई। मेरा ध्यान मेरी चोट की ओर गया। मैंने हाथ लगाया तो पता चला कि मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई है और चेहरे पर जो खून बह रहा था अब वो भी नहीं है। हाथ भी अब साफ है। वह युवती फिर बोली, मैंने जड़ी बूटी मसल कर बांध दी है, जल्दी ही आपका घाव भर जाएगा। मैं सम्मोहित सा उसे देखे जा रहा था। उसे देखकर एक बार तो मैं सब कुछ भूल गया था कि वह कौन है, मैं यहाँ कैसे आया। तभी वह मेरे पास ही खाट पर बैठ गई और बोली, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, वीरेंद्र। वीरेंद्र नाम है मेरा। अब प्रश्न करने की मेरी बारी थी। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं यहाँ कैसे आया? मेरे मुंह से इतने सवाल सुनकर वह मुस्कुरा गई और बोली, मेरा नाम सुनयना है। मैं यहीं जंगल में अपने बाबा के साथ रहती हूँ। तुम्हारे सर से खून बह रहा था और तुम बेहोश थे, इसीलिए तुम्हें यहाँ ले आई। लेकिन तुम इस वीराने में, इस पुराने खंडहर से मकान में क्यों रहती हो? और पहले मैं यहाँ आकर गया था, मुझे तो यहाँ कोई भी दिखलाई नहीं दिया। तुम बाहर से ही चले गए होगे। हम तो बरसों से यहीं रहते हैं। मेरे बाबा जंगल से लकड़ियां काट कर लाते हैं जिन्हें बस्ती में बेचकर हमारा गुजर बसर होता है। बाबा बस्ती में लकड़ियां बेचने गए हैं। मैंने पूछा, क्या तुम्हें अकेले यहाँ डर नहीं लगता? कैसे रहती हो यहाँ वीराने में? नहीं, डर किस बात का? और शोला भी तो मेरे साथ रहती है। मैंने पूछा, यह शोला कौन है? वह अपनी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, शोला हमेशा मेरे साथ रहती है। कहते हुए उसने दूसरे कमरे की ओर मुंह करके आवाज लगाई, शोला, शोला। न जाने कहां से एक काली बिल्ली उछल कर आई और सुनयना के हाथों में आकर बैठ गई। उस काली बिल्ली को देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। बिल्ली क्या थी? वह तो भयानकता का पर्याय थी। बड़े बड़े काले बाल, पीली अंगारों सी चमकती आंखें, तीखे तीखे पहने पंजे और खूंखार दांत। लेकिन सुनयना उसे अपने हाथों में इस तरह लिए हुए थी जैसे कोई छोटे बच्चे को प्यार से लेता है। वह बड़े ही प्यार से उस काली बिल्ली को सहला रही थी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और टूटी फूटी खिड़की पटाख से बज उठी। मेरा ध्यान जब खिड़की की ओर गया तो मुझे श्यामू का ख्याल आया। मैं बोला, मुझे अब घर चलना चाहिए। घर पर सब लोग बहुत ही चिंतित होंगे। मैं तो कुछ कहकर भी नहीं आया हूँ। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा तो रात के 11 बज रहे थे। सुनयना मेरी ओर टकटकी लगाए देख रही थी। शोला अब उसके हाथ से निकलकर कमरे में चली गई थी। मैंने उठकर दरवाजे पर टंगा हुआ अपना शर्ट लिया और पहन लिया। तभी सुनयना बोली, इतनी रात को इस घने जंगल में तुम कहाँ जाओगे? चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है और अंधेरे में आप रास्ता भी भटक सकते हैं। रात में सांप, बिच्छू और जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। आज रात तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा, सवेरे जल्दी चले जाना।
कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर फिर से चारपाई पर बैठा दिया। उसकी यह हरकत मुझे अच्छी लगी लेकिन अजीब भी। मैं विवश था, करता भी तो क्या करता। रात को वहीं रुकना पड़ा। वैसे मेरा मन भी सुनैना को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। मैं उसकी सुंदरता का कायल हो गया था। वह थोड़ी देर मेरे पास बैठी रही। मैंने उसे अपने बारे में बहुत कुछ बतलाया, फिर यह कहकर कि रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। वह लालटेन की रोशनी कम कर दूसरे कमरे में चली गई। मैं चारपाई पर लेटा रहा और ये कोशिश करता रहा कि जल्दी से जल्दी मुझे नींद आ जाए, लेकिन कमबख्त नींद अब मेरी आंखों में कहां। मैं सुनैना के बारे में ही सोच रहा था। मस्तिष्क में तरह तरह के प्रश्न उभर रहे थे कि इतनी अच्छी लड़की इस घने जंगल में अपने बाबा के साथ अकेली क्यों रहती है। ये लोग बस्ती में भी तो रह सकते हैं, लेकिन ये लोग इस पुराने खंडहर में क्यों रहते हैं। इसी तरह के ना जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में हलचल मचाए हुए थे। सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। रात के 2-2:30 बजे होंगे। सर बहुत भारी हो रहा था। आंखों के आगे धुंध सी छाई हुई थी। मेरी पूरी कोशिश के बावजूद आंखें पूरी खुल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया हो। मुझे झप झप की आवाजें आने लगी, जैसे कोई कुत्ता दूध पी रहा हो या कुछ चाट रहा हो। मुझे अपने पैरों के तलवों पर दर्द महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो मेरे तलवों में हजारों कांटे गाड़ दिए गए हों और खून रिस रहा हो। मैंने अपने पैरों को उठाना चाहा, लेकिन ये क्या, मेरे पैर हिल नहीं पा रहे थे। हिलते कैसे? वे तो बंधे हुए थे। मैंने अपने हाथ उठाने चाहे, लेकिन वे भी चारपाई से बंधे हुए थे। मैं बहुत घबरा गया। समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। गर्दन ऊंची करके देखा तो सामने का दृश्य देख मेरे होश उड़ गए। सुनैना मेरे पैरों के सामने बैठी हुई थी। उसके बाल खुले थे, लेकिन वह सर झुकाए हुए थी। वह अपनी जुबान से मेरे पैरों के तलवे ऐसे चाट रही थी जैसे कोई आदमखोर शेरनी अपने शिकार को खाने से पहले खून चाटती है। शोला उसके पास ही बैठी थी। उसकी भयानक पीली आंखें मुझे ही घूर रही थी। मैं सहसा चीख पड़ा, सुनैना, यह क्या कर रही हो? लेकिन मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह अब भी मेरे तलवों को चाटने में व्यस्त थी। मेरे पैरों से खून रिस रहा था। मुझे समझते देर न लगी कि आज मैं किसी नर पिशाचनी के चंगुल में फंस गया हूं। मैंने किताबों में ऐसी नर पिशाचनी एवं चुड़ैलों के बारे में पढ़ा था। शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। मेरे पूरे शरीर में जैसे खून ने दौड़ना बंद कर दिया था। शरीर सुन्न जान पड़ता था। दिल धक धक कर रहा था। मैं पानी से बाहर निकाली हुई मछली की तरह तड़प रहा था, लेकिन उस वीराने जंगल में कोई न था जो मेरी मदद करता। मृत्यु अपना विकराल मुंह फाड़े मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं विवश था। अपनी आंखों से जीवन को मौत के आगोश में समाते हुए देख रहा था। मैंने भगवान को याद किया, कुछ मंत्र और श्लोक भी पढ़े, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। सोचा, मरना तो है ही, फिर क्यों ना मौत से लड़ते हुए ही मरा जाए। मैंने अपने संपूर्ण शारीरिक बल को एकत्रित किया और अपने हाथों के बंधन तोड़ दिए। मैं चारपाई पर बैठ गया। मेरे पैर अब भी बंधे हुए थे। मैंने सुनैना के खुले बालों अपने हाथों से पकड़े और पूरी ताकत से खींच लिए। जब उसने अपना चेहरा उठाया तो मेरी रूह कांप उठी। वह जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा भयावह लग रही थी। उसका चेहरा सड्डे गले मांस का लोथड़ा लग रहा था। चेहरे पर जगह जगह गांठें थी जिनसे मवाद और खून रिस रहा था। आंखें अंदर की ओर ढंसी हुई थी, लेकिन दहकते अंगारों सी लग रही थी। पूरे चेहरे व शरीर पर गहरी झुर्रियां थी। उसके 2 दांत बहुत ही लंबे थे और उनके बीच लंबी दरदरी जुबान जिस पर मेरा ताजा खून लगा था। मेरे हाथों से उसके बाल अपने आप ही छूट गए। सारा जोश और बहादुरी पलक झपकते ही गायब हो गई। वह अपनी भयानक आंखों से मुझे ही घूर रही थी। उसने जोर की हुंकार भरी और अपने दोनों लंबे व पैने दांत मेरे तलवे में गड़ा दिए। मेरे मुंह से भयानक चीख निकली और फिर ना जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था और मेरे दोनों पैरों पर पट्टियां बंधी थी। श्यामू मेरे पास बैठा था और मेरा सर सहला रहा था। अंकल, आंटी, राहुल और विजय भी मेरे पास ही खड़े थे। मुझे होश में आया देख उन
उन लोगों के चेहरे पर कुछ मुस्कान आई। श्यामू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से वह सोया नहीं हो। मुझे अब भी तेज बुखार था और कमजोरी महसूस हो रही थी। मैंने श्यामू से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो वहां। श्यामू ने बीच में ही मेरी बात काटते हुए कहा, तेरी जिंदगी अभी बहुत बाकी है, तू मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। दोपहर का गया, जब तू शाम तक नहीं लौटा तो हम सबको तेरी चिंता हुई। यहाँ वहां सब जगहों पर ढूंढा, लेकिन तेरी कोई खबर नहीं मिली। हम सब बहुत परेशान थे। रात की 11 बजने को थी, लेकिन तेरी कोई खबर नहीं थी। हम घर के बाहर ही बैठकर तेरा इंतजार कर रहे थे। अंकल ने कहा, हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। तभी पड़ोस वाले नारायण अंकल आ गए। उन्होंने पूछा कि इतने परेशान क्यों हैं, क्या बात है, क्या हुआ। हमारी बात सुनी तो वे बोले, 4 बजे के आसपास मैंने उसे देखा था, वह पहाड़ी के उस पार जा रहा था। मेरे दिमाग में बिजली कौंधी, कहीं वीरेंद्र उस खंडहर के चक्कर में जंगल तो नहीं गया। दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। हम लोग उसी समय गांव के कुछ लोगों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। हमारे पास 3-4 टार्च, मशालें और जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु कुछ हथियार थे। रात के अंधकार में रास्ते का कुछ पता नहीं पल रहा था। 3-4 घंटे जंगल में भटकने के बाद वो खंडहर नजर आया। खंडहर के एक कमरे से हल्का हल्का प्रकाश बिखर रहा था। हम लोग तेजी से खंडहर की ओर बढ़े। हमने तुझे बहुत आवाजें भी लगाई, लेकिन तेरा कोई जवाब नहीं मिला। तब हम लोग हिम्मत कर खंडहर में घुस गए। वहां आकर देखा तो तू पाई पर बेहोश पड़ा था। तेरे पैर बंधे थे और पैरों से खून बह रहा था। बहुत सा खून जमीन पर पड़ा था। तेरा शर्ट दरवाजे पर लटक रहा था और पास ही एक लालटेन जल रही थी। हमारी समझ में कुछ नहीं आया। हम लोग भी तेरी ये हालत देखकर घबरा गए। फिर तुझे हम सीधे यहाँ अस्पताल ले आए। आज 3 दिन बाद तुझे होश आया है। मैंने श्यामू से पूछा, और वो खंडहर? श्यामू बोला, हम लोगों ने सुबह पुलिस को खबर की। कांस्टेबल और कुछ सिपाहियों को लेकर मैं उस खंडहर की ओर गया, लेकिन उस जगह ना तो कोई खंडहर ही नजर आया और ना ही उसकी कोई निशानी। गांव के लोग कहते हैं वह सब एक माया जाल था। वहां एक चुड़ैल रहती है जो अक्सर जंगल में भटके हुए लोगों को अपना शिकार बना लेती है। गांव के लोग उसे खंडहर की चुड़ैल के नाम से जानते हैं। उस बात को आज 15 साल हो चुके हैं। मैं उदयपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ, एक सुशील पत्नी और 2 बच्चों का पिता भी। लेकिन आज भी जब मुझे वह खंडहर और सुनयना याद आती है तो मेरा अतीत कांप उठता है। वह खौफनाक रात में अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुला पाऊंगा। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।